एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बेनामी ट्रांजैक्शंस की जो भी इंट्रोडक्शन थी, फीचर्स थे और जो डेफिनेशंस थी सेक्शन 2 क्लॉज 8, 9 और 10 के अंदर, वो देखी थी। लास्ट वीडियो में बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि सेक्शन 3 तक हो गया है। सेक्शन 3 हम इस वीडियो से करना शुरू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 3 में प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में बात की गई है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन है वो प्रोहिबिटेड है। जो इस एक्ट का नेम है उसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। तो इसकी बात की गई है सेक्शन 3 के अंदर, जिसमें बताया गया कि कोई भी पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, और अगर कोई पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है 3 साल तक की, या फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीज़ें। ये हमारा जो 1988 वाला एक्ट है उसके अंदर पनिशमेंट थी। बट अब जो अमेंडमेंट चाहिए 2016 वाले एक्ट में, उसके अंदर चैप्टर 7 जो है इस एक्ट का, उसके अंदर उन्होंने चेंजेस बताया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन पेनल्टीज में, इन जो ये इम्प्रिजनमेंट वगैरह है उसके बारे में। चैप्टर 7 डील करता है ऑफेंसेस और प्रोसिक्यूशंस के बारे में। मतलब क्या क्या पनिशमेंट्स होंगी, क्या क्या किस तरह से प्रोसिक्यूशंस की जाएंगी। तो इन्होंने बोला दैट इफ अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी, मतलब अगर कोई बंदा पाया जाता है कि हाँ भाई उसने बेनामी ट्रांजेक्शन की है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो होता है, मतलब जो कोर्ट होता है, वो उसको पनिशमेंट देगी। रिग्यूरस तो बहुत हार्ड पनिशमेंट मिलेगी उस पर्सन को। पहले वाली जो एक्ट में थी इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 3 साल तक की थी, और अब वाले जो अमेंडमेंट आई है उसमें इम्प्रिजनमेंट जो आई है वो बहुत ज़्यादा रिग्यूरस आई है, मतलब कि नॉट लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। 1 साल से कम की पनिशमेंट नहीं होगी, 1 साल से ज्यादा, और 7 साल तक की तो होगी, 7 साल से ज्यादा की भी हो सकती है। पहले वाले एक्ट में फाइन कोई ऐसा बताया नहीं था कि कितना फाइन लगेगा, क्या होगा। बट अब जो अमेंडमेंट आई है उसमें फाइन का भी बताया है कि अगर फाइन लगना होगा, फॉर एग्जांपल एक ही लैंड की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू का 25%, उस प्रॉपर्टी का 25% उसको पे करना पड़ेगा, या फिर दोनों भी, जेल भी लग सकती है और फाइन दोनों। ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है। और एक पॉइंट है कि अगर जो बेनामी ट्रांजैक्शन है, वो जो ये प्रोहिबिटेड एक्ट आया है, अमेंडेड एक्ट आया है 2016 वाला, अगर कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन उस दिन या उस दिन के बाद की गई है, तो ये वाली जो इम्प्रिजनमेंट है, ये वाली जो पनिशमेंट है वो तब लगेगी। ठीक है। अगर इस दिन या जिस दिन एक्ट है उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन की गई है, फिर वही है पुरानी वाली इम्प्रिजनमेंट, पुरानी वाली पनिशमेंट। ठीक है। इसमें यही बस बताया गया कि क्या क्या पनिशमेंट्स है, क्या अमेंडमेंट्स हैं या इन चैप्टर 3, और वो कैसे लायबल होगा फाइन वगैरह के ऊपर। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 और 5 के अंदर, जिसमें बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। अब अगर पर्सन गए कि भाई मेरे को अपनी प्रॉपर्टी को ना रिकवर करना, मतलब मेरे को अपनी प्रॉपर्टी ना बेनामी नहीं रखनी, मेरे को अपने नाम भी वापस लेनी है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है को अपनी प्रॉपर्टी को बेनामी रख के। तो सेक्शन 4 क्या कह रहे हैं, नो लीगल क्लेम्स बाय द रियल ओनर ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी। जो रियल ओनर है, फॉर एग्जांपल जो हमने ए और बी की एग्जांपल ली है, ए इज द रियल ओनर ऑफ द बेनामी ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम पे की तो वो बन गई बेनामी प्रॉपर्टी। तो जो ए है उसके पास कोई भी लीगल क्लेम्स का राइट नहीं है, वो कोई भी लीगल क्लेम्स नहीं ले सकता। सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, इफ अ प्रॉपर्टी इज बेनामी, बेनामी मतलब किसी और के नाम पे है, द एक्चुअल ओनर कैन नॉट, वही सेम पॉइंट है, कैन नॉट फाइल अ सूट, क्लेम और लीगल एक्शन टू इन्फोर्स एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी। मतलब जो एक्चुअल ओनर है, ए है, वो कोई भी सूट नहीं फाइल कर सकता, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता टू enforce any rights over that property, whether against the benamidar, benamidar
या फिर किसी भी पर्सन के ऊपर जिसके नाम पे उसने प्रॉपर्टी की है, उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि बाद में जो रियल ओनर है उसी को ही गलत माना जाएगा। जितने भी पनिशमेंट्स है, जितनी भी पेनल्टीज है, उसके ऊपर ही आएंगी, और जो प्रॉपर्टी होगी वो बेनामी पर्सन के नाम पे हो जाएगी। ठीक है। सेक्शन 4 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? सिमिलरली इन एनी लॉ सूट इनिशिएटेड बाय द रियल ओनर, अगर इन केस रियल ओनर ने कोई लॉ सूट कर भी दिया है, तो भी कोई डिफेंस जो होगा उसके ट्रू फेवर में नहीं लिया जाएगा, मतलब ए के फेवर में नहीं लिया जाएगा। यही उन्होंने लिखा है, नो डिफेंस बेस्ड ऑन बीइंग द ट्रू ओनर ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी विल बी अलाउड। ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ भाई प्रॉपर्टी तो एक ही है तो उसको वापस दे देनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने वो ट्रांजेक्शन किया है जो कि मना है एक्ट के अंदर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना है। ठीक है। फिर सेक्शन 5, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि गवर्नमेंट जो है, अगर उसको पता चलता है कि कहीं पे भी कोई बेनामी ट्रांजेक्शन हुई है, कोई प्रॉपर्टी बेनामी है, तो वो उसको जब्त कर सकती है, उसको कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। वही इन्होंने बोला, एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन अ बेनामी ट्रांजेक्शन इज सब्जेक्टेड टू कॉन्फिस्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीनिंग वही कि गवर्नमेंट कैन सीज इट विदाउट कंपनसेशन, वो कंपनसेशन भी पे नहीं करेगा जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी है उसे। हमने ऊपर ये पॉइंट पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। जहाँ पे हमने अथॉरिटी नेम पढ़ा था। अथॉरिटी कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ये है प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी है तो उसको रिकवर किया जा रिकवर नहीं किया जा सकता बाय द रियल ओनर। ठीक है। सेक्शन 4 और 5 में इसके बारे में बात की गई है। अब आता है प्रोहिबिशन ऑन द री ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द बेनामीदार। अब अगर बेनामीदार चाहता है कि भाई प्रॉपर्टी को ना दे देते हैं, रियल ओनर को वापस दे देते हैं, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है, सेक्शन 6 और 7 में इसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 वो क्या कह रहे हैं? प्रोवाइड दैट अ पर्सन बीइंग द बेनामीदार शैल नॉट री ट्रांसफर द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम टू द बेनिफिशियल ओनर। मतलब बी जो है वो ए को प्रॉपर्टी री ट्रांसफर नहीं कर सकता, या फिर किसी भी अदर पर्सन को एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो खुद बचना चाह रहा होगा उस टाइम पे, इसलिए ये भी नहीं है। फिर है, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज री ट्रांसफर्ड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी नल और वॉइड। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी को री ट्रांसफर किया भी जाता है तो कॉन्ट्रावेंट्री ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, और उसको नल और वॉइड माना जाएगा, गलत माना जाएगा, और ये वाली ट्रांजैक्शन भी, री ट्रांसफर्ड वाली ट्रांजैक्शन भी गलत मानी जाएगी। द अबव provision shall not apply a transfer made in accordance with the section 9 190 of the Finance Act 2016। जो फाइनेंस एक्ट आया है हमारा 2016 में, उसके अंदर ही बता दिया गया है कि ये ट्रांजैक्शन जो होगी री ट्रांसफर वाली, ये गलत मानी जाएगी। तो ये था सेक्शन 6। अब सेक्शन 7 में क्या कह रहे हैं? सेक्शन 7 में कह रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट वन और मोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज टू एक्सरसाइज jurisdiction powers and authority conferred by और अंडर दिस एक्ट। कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन पास करके एक से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि वो जो ये री ट्रांसफर वाली जो हमारी होती है प्रोहिबिशन बाय द बेनामीदार, उसके अंदर एक्सरसाइज कर सके ज्यूरिसडिक्शन पावर्स, और जो अथॉरिटी कन्फर्ड की जाती है बाय और अंडर दिस एक्ट, मतलब जो भी अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर बताई गई है वो इन जो ये प्रोहिबिशन ऑफ फ्री ट्रांसफर है इसके अंदर एक्सरसाइज कर सके, ताकि बिल सही पास हो सके। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर कौन कौन आता है? एक तो चेयरपर्सन आता है, और एक से ज्यादा एटलीस्ट टू अदर मेंबर्स। दो मेंबर्स तो आए, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन आता है? शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड एटलीस्ट टू अदर मेंबर्स। इसमें मेन यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सके करेंगे एक से ज्यादा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, जो कि ज्यूरिसडिक्शन करेंगे। ठीक है। पावर्स वगैरह बताएंगे, और
जो भी अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर आती है उसके बारे में। फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हमने यहाँ पे पढ़ी, उसके अंदर एक तो चेयरपर्सन होना चाहिए और एक एटलीस्ट टू अदर मेंबर्स, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये था हमारा प्रोहिबिशन ऑन द री ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द बेनामीदार। इसके बाद आता है मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिसकी बात की गई है सेक्शन 27 में कि जो नोटिस है वो किस तरह से भेजा जाएगा पर्सन को जिसके नाम पे ये जो भी हमारा बेनामी प्रॉपर्टी या बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में बात की गई है। तो इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 25 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट अ नोटिस अंडर सेक्शन 24 में बी सर्व्ड ऑन द पर्सन नेम्ड देयरइन। किस तरह से किया जाएगा, दो तरीके होते हैं नोटिस भेजने के, या तो बाय पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है कि उसकी मेल पे भेज दो, या और एक और तरीका होता है जो समन कोर्ट ने पास किए होते हैं ना, वो उस तरह से भेज दो जिस तरह से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाले एक्ट में बताया गया है। दो तरीके हैं, या तो बाय पोस्ट, पोस्ट को तो याद रखो कि मेल, उसकी उस पर्सन की जिस पर्सन के नेम पे नोटिस इशू होना है उसकी मेल पे भेजो, या फिर समन जो इशू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा अंडर दी सीपीसी कोड 1908, उस तरह से भेज दो। तो ये था, बहुत इजी था मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो आज हमने यहीं तक करना है। अगर आप, आज हमने कहाँ से पहले शुरू किया है, सेक्शन 3 की है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, उसकी अमेंडमेंट से की। फिर हमने देखा सेक्शन 4 और 5 जिसमें कि प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी, उसकी बात की है। और सेक्शन 6 और 7 देखा है जिसमें प्रोहिबिशन लगाई गई है ऑन द री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बेनामीदार। और सेक्शन 25 में देखें मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। बहुत इजी था, इसमें कोई वैसे डाउट नहीं होगा आपको जिस तरह से मैंने समझाया है। बाकी उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।